नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो ये जो आप चैनल देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारे को मोटिवेशन मिलेगा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। और साथ में ही हमने इकोनॉमी की एक सीरीज़ चला रखी है जिसके 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कि हम बेसिकली इकोनॉमी का जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको हम उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन हो कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी वीडियोस है तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो बिल्किस बानो केस है। बिल्किस बानो केस क्या था? बेसिकली बिल्किस बानो केस था कि 2002 में जो गुजरात में राइट्स हुए थे उसके दौरान बिल्किस बानो को और उसके फैमिली को, बेसिकली फैमिली के काफ़ी सारे लोगों को उनका मर्डर हुआ था और बिल्किस बानो और उनकी फैमिली में जो और फीमेल थी उनका रेप हुआ था। तो ये केस था, उस केस में 11 लोग कन्विक्ट हुए थे, 11 लोग कन्विक्ट हुए थे। तो अब उनको गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया है रिमिशन पॉलिसी के तहत। हर स्टेट की अपनी रिमिशन पॉलिसी होती है, उसके तहत उनको रिलीज़ कर दिया है। तो देखते हैं वैसे बेसिकली रिमिशन के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या लॉज क्या क्या है। तो रिमिशन के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 72 है और आर्टिकल 161 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है उन दोनों को पावर है कि वो जो कोर्ट की सेंटेंस है कि कोर्ट ने सेंटेंस की, डेथ सेंटेंस दी या लाइफ सेंटेंस दी, उस चीज़ को या पार्डन करने की, सस्पेंड करने की, रिमिट करने की, कम्यूट करने की उनके पास पावर है। पार्डन हो गया, जैसे कि वो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी है तो अगर प्रेसिडेंट को लगे कि उसे इस चीज़ मीन्स उसे पार्डन किया जा सकता है तो उसकी लाइफ जो डेथ सेंटेंस है वो लाइफ सेंटेंस में चेंज हो सकती है, वो अगर प्रेसिडेंट चाहे। वैसे ही गवर्नर के पास भी पावर्स है उस आर्टिकल 161 के तहत। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग वर्ड जो है, ये सस्पेंड है, रेमिट है, कम्यूट है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली हर वर्ड का क्या मीनिंग है। ये थोड़ी काफ़ी डिटेल जा सकता है, तो हम यहाँ सिर्फ बिल्किस बानो के केस में ही फोकस रखेंगे। तो क्या है कि जो प्रेजेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, आपको पता होगा सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, यूनियन एक होता है, सब लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। जो प्रेजेंट है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऐसा कुछ है जो सीआरपीसी है, उसमें रिमिट सेंटेंस, वो सेंटेंस को रिमिट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो prison are often on the birth and death anniversary of prominent leaders and other important occasion। मीन्स prisoner को कोई अगर कोई बड़ा लीडर है उसके डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी पे उस prisoner को रिलीज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं रिमिशन के ग्राउंड क्या हो सकते हैं कि स्टेट सेटअप सेंटेंस रिव्यू बोर्ड, सेंटेंस रिव्यू बोर्ड सेटअप करता है स्टेट। फिर उसको पावर होती है अंडर सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी के सेक्शन 332 के अंडर उसको पावर होती है जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को, कि वो प्रिजनर की सेंटेंस को रिव्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ऑफ रिमिशन आर्बिट्रेली। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टेट ऐसे अपनी मनमानी करके कोई ऐसी रिमिशन पावर नहीं है उनके पास कि वो मनमानी जिसको चाहा उसको रिलीज कर दिया। तो ये उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो रिमिशन ग्रांट करने के लिए, कि एक तो सीरियसनेस ऑफ क्राइम की सीरियसनेस क्या है, अगर ज़्यादा सीरियस है तो उसको नहीं मिलनी चाहिए रिमिशन फिर। और स्टेटस ऑफ को एक्यूज, उसके को एक्यूज का क्या स्टेटस है या क्या उसको भी रिलीज़ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्या सीन है उस चीज़ के लिए, वो चीज़ देखी जाएगी। और फिर कॉन्डक्ट ऑफ इन जेल, तो उसका प्रिजनर का कैसा कंडक्ट है जेल में, क्या वो सही से कंडक्ट करता है कि अंदर भी कुछ घपले में फंसा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर एक केस हुआ था लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड्स ले डाउन किए थे जिससे कि रिमिशन कंसीडर किया जा सकता था। वो था कि अगर कोई ऑफेंस इज़ एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी, अगर वो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करता है तो वो उनको मतलब रिमिशन के लिए कंसीडर किया जा सकता है। वेदर देयर इज़ चांस ऑफ द क्राइम बीइंग रिपीटेड इन फ्यूचर, क्या वो क्राइम फिर से रिपीट किया जा सकता है उनके द्वारा अगर रिलीज़ किया गया, तो अगर ऐसा है कि नहीं रिपीट करेंगे वो चीज़, तब उनको रिलीज़ किया जा सकता है। वेदर द कन्विक्ट हैज़ लॉस्ट द पोटेंशियलिटी ऑफ टू कमिट क्राइम, और कि
अगर जो कन्विक्ट है उसने अपना मतलब उसका है नहीं वो पोटेंशियल कि वो सेम क्राइम रिपीट करे, तो उसको फिर जैसे कि कोई बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया है, मतलब उसको है नहीं अब क्राइम को रिपीट करने की ताकत नहीं है, फिर वेदर एनी पर्पस इज़ बीइंग सर्व्ड कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन, या कोई पर्पस सर्व हो रहा है कि अगर प्रिजनर को जेल में रखा हुआ है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको, और ऊपर वाले चार जो ये है क्या बोलते हैं जो ग्राउंड्स है सुप्रीम कोर्ट ने रखे हुए, वो अगर फुलफिल हो रहे हैं तो वो उसको नहीं रखा जाना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कन्विक्ट फैमिली, अगर उसकी फैमिली बिल्कुल ही लचर हालत में है फाइनेंशियली, तो उसको फिर रिलीज़ किया जा सकता है। फिर जेल मैनुअल्स क्या है, जेल मैनुअल्स कंटेन रूल्स टू दैट अलाउ सर्टेन डेज ऑफ रिमिशन इन एवरी मंथ फॉर अ गुड बिहेवियर ऑफ कन्विक्ट्स। अगर कोई अच्छा बिहेव करता है जेल में, तो जो जेल मैनुअल है वो कुछ दिन के लिए महीने में या साल में उसको अलाउ करता है जेल से रिलीज होने के लिए कुछ टाइम का, जिसको पैरोल भी बोलते हैं कि वो पैरोल पे बाहर है। So, however, convicts serving life sentence are entitled to seek remission only after serving a minimum 14 years. तो जो जिसको लाइफ सेंटेंस दी है कि जिसको उम्र कैद की सज़ा है, वो जब तक 14 साल पूरे नहीं करता, मिनिमम 14 साल ज़रूरी है, तब तक वो रिमिशन नहीं क्लेम कर सकता है। तो 14 साल की जो सेंटेंस है वो लाइफ सेंटेंस में वो ज़रूरी है, वो यहीं से है। लाइफ सेंटेंस का मतलब 14 साल नहीं होता है, लोग मीन्स आपने मूवीज़ में देखा होगा कि लाइफ सेंटेंस मतलब 14 साल का मतलब है कि उसके बाद उसको रिमिशन के लिए वो एप्लीकेबल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि वो उसको रिमिशन देनी चाहिए तो उसको रिमिशन मिल सकती है, लेकिन 14 साल के बाद। फिर रिमिशन पॉलिसी गुजरात की 92 में जो थी, परमिटेड प्रिजनर टू अप्लाई फॉर रिमिशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन आर्बिट्रेरी और नोशनल फिगर ऑफ 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फिर जो गुजरात की 92 की जो रिमिशन पॉलिसी है वो क्या बोलती है, प्रिजनर को अलाउ करती है रिमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बट चाहे वो आर्बिट्रेरी और नोशनल फिगर हो, बट 20 साल के बाद ही वो अलाउ करती है। फिर बिल्किस बानो केस क्या है, अब असली जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। तो बिल्किस बानो क्या है कि गुजरात टर्न वायलेंट की जब साबरमती जो ट्रेन थी उसमें आग लग गई थी, वो गोधरा ट्रेन में आग लगी या लगाई जो भी था, वो 27 फरवरी 2002 को कार 59 कार से वो तो जल के उसमें मारे गए थे ट्रेन में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वायलेंस आउटब्रेक हुआ, उसके बाद जो जो हिंदू पार्टी है उन्होंने मुस्लिम्स को काफ़ी मतलब हरास किया या मारा पीटा जो भी किया, उनके घर जलाए उनको। तो उसमें से ही जो बिल्किस बानो थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको डर लगा कि भाई नहीं हम सेफ़ नहीं है यहाँ गुजरात में, तो वो वहाँ से उसने अपना गांव छोड़ने की वो कोशिश करी। उसके साथ वो 3 साल की अपनी उसकी बेटी थी और 15 और फैमिली मेम्बर थे। तो उन पे भी अटैक हुआ, 20-30 लोगों ने अटैक किया बिल्किस बानो की फैमिली पे। उसकी मदर जो है बिल्किस बानो की, और 3 जो और फीमेल थी फैमिली में उनका रेप हुआ, ब्रूटली रेप हुआ, असॉल्ट हुआ उनके ऊपर। और उन बिल्किस की फैमिली में से सिर्फ 3-4 लोग ही बच पाए, जिसमें से बिल्किस थी, एक आदमी था, और 3 साल की जो उसकी बेटी थी वो सर्वाइव कर पाई। सिर्फ ये 3 लोग सर्वाइव कर पाए, बाकी लोगों को मारा गया। तो आप सोच सकते हैं कि किस टाइप का वायलेंस हो रहा था उस टाइम गुजरात पे। सो वो केस जो है उसका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने टेकअप कर लिया कि यार एक ही फैमिली के इतने सारे लोग मारे गए, रेप हुआ। फिर वो ह्यूमन राइट और सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप किया उस केस को। फिर सीबीआई को ऑर्डर किया कि वो इन्वेस्टिगेशन चालू करे इस पे। तो उस केस पे इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। तो केस में क्या हुआ कि एक्यूज्ड ऑफ द केस अरेस्टेड इन 2004, 2004 में एक्यूज्ड जो है उनको अरेस्ट किया गया। फिर जो ट्रायल है वो गुजरात से महाराष्ट्र के लिए ट्रांसफ़र की गई, क्योंकि गुजरात जो मोदी जी का गुजरात था उसमें वहाँ उनको जो बिल्किस बानो है उसको डेथ थ्रेट मिलने लगे, और वहाँ फेयर ट्रायल की जो गुंजाइश है वो नहीं थी, तो उस वजह से महाराष्ट्र के लिए वो जो केस है वो ट्रांसफ़र किया गया। फिर 2008 में सीबीआई कोर्ट ने 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, और चार्जेस जो लगाए वो था कंस्पायरिंग टू रेप अ प्रेग्नेंट वुमेन, मर्डर एंड अनलॉफुल असेंबली अंडर आईपीसी। तो आईपीसी के तहत कंस्पायरिंग टू रेप प्रेग्नेंट वुमेन, मर्डर और अनलॉफुल असेंबली, इन सब जो आईपीसी की जो धाराएं हैं वो लगाई। फिर जो कोर्ट है, कोर्ट एक्विटेड 7
अदर एक्यूज फॉर लेक ऑफ एविडेंस, फिर 7 और लोगों को भी उनको मीन्स गिरफ्त में लिया गया, उनको भी सज़ा हुई। और फिर 7 लोगों को मीन्स एक्यूटेड किया गया क्योंकि वो एविडेंस नहीं थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट 2017 में अपहेल्ड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 11 पीपल इन द गैंग रेप केस। 11 लोगों की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी सीबीआई कोर्ट ने, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि उसको भाई ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो बिल्कुल सही है। सो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख का जो कंपनसेशन अवार्ड किया बिल्किस बानो को। 50 लाख का काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये 2019 में कि बिल्किस बानो को क्या है 50 लाख का जो कंपनसेशन है वो मिला। और वैसा ये पहला 2002 के राइट में पहला कोर्ट ऑर्डर था कि किसी को कंपनसेशन मिला हो, वरना लाख उसमें काफ़ी लोग बर्बाद हुए जब 2002 के राइट्स हुए, तो उसमें किसी को भी ऐसा कंपनसेशन नहीं मिला है। फिर वाई हैव द कन्विक्ट बीन रिलीज नाउ, अब इनको रिलीज़ क्यों किया गया है, क्या है ये माजरा क्या है। तब वो एक जो उनमें से कन्विक्ट था जो 11 लोग हैं, उसमें गुजरात हाई कोर्ट में परमिशन उसने रिमिशन की के लिए याचिका दायर की कि भाई मुझे रिमिशन मिलना चाहिए अंडर जो सीआरपीसी की 432 और 433 धारा है। फिर हाई कोर्ट जो है गुजरात की हाई कोर्ट ने वो उसकी जो याचिका है वो डिसमिस कर दी कि भाई अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो इसका डिसीजन लेने के लिए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, ना कि गुजरात गवर्नमेंट। महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में इस केस को सुना गया है, महाराष्ट्र की सीबीआई कोर्ट में उसको उनको सज़ा मिली है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड की है। तो वो गुजरात में ना जाके महाराष्ट्र सरकार से वो रिमिशन की मांग करे। फिर वो जो कन्विक्ट है, जो बंदा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मीन्स प्ली फाइल की। और उसने प्लीड किया कि उसने याचिका में लिखा कि भाई मुझे 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 1 अप्रैल 2022 तक उसको 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं जेल में, और वो उसको अब बिना किसी रिमिशन के वो 15 साल जेल में रह चुका है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया, उसको गुजरात गवर्नमेंट को इस मैटर में देखने को कहा। और फिर गुजरात गवर्नमेंट ने क्या है कमेटी फॉर्म कर दी। कमेटी का जो यूनानिमस डिसीजन था कि उन 11 लोगों को इस केस में जो कन्विक्ट हुए थे उनको रिमिशन मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो आप लोग देखो, ऐसे हीनियस क्राइम है जिसमें 11 फैमिली के 12-13 लोग मारे गए, 3-4 लोगों जो फीमेल्स हैं उनका रेप हुआ, और प्रेग्नेंट वुमेन थी उसका भी रेप हुआ। तो इस मामले में उनको रिलीज़ करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आप अपनी राय उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर इसके जो क्रिटिसिज्म आ रहे हैं, काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, पॉलिटिकल पार्टी से, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन से, और भी काफ़ी सिविल सर्वेंट इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि अगेंस्ट ट्रीटिंग क्राइम एज हीनियस, द रिमिशन रन्स कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्रेरी थिंकिंग ऑन ट्रीटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एज सो हीनियस। सो मतलब जो आजकल की जो थिंकिंग है लोगों की कि भाई जो क्राइम है वुमेन के अगेंस्ट और चिल्ड्रन के अगेंस्ट, वो बेसिकली कंटेम्प्रेरी थिंकिंग के अगेंस्ट जाता है, कि वो रिमिशन उसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हीनियस क्राइम के अंडर आते हैं, तो उनको ये रिमिशन अलाउ नहीं की जानी चाहिए। नो प्रीमेच्योर रिलीज, सीआरपीसी डज नॉट परमिट प्रीमेच्योर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन और इन लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंसेस में सीआरपीसी नहीं अलाउ करता है प्रीमेच्योर रिलीज, ये रिमिशन कम्यूटेशन और छोटे केसेस के लिए जिसमें 8-10 साल की सज़ा हो, तो ऐसी सज़ा में वो रिमिशन अलाउ करता है सीआरपीसी, वो लाइफ सेंटेंसेस में नहीं अलाउ करता है। अब इनको अलाउ की है तो वो देखना पड़ता है कि क्यों अलाउ की है। फिर कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन है कि एनी डिसीजन ऑन रिमिशन शुड बी लिंक्ड टू द कन्विक्ट्स एक्सप्रेशन रिग्रेट एंड सम प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म, मतलब अगर वो कन्विक्ट जो है ये सब उसको रिग्रेट है या वो प्रॉमिस करता है रिफॉर्म का, मतलब चेंज का, उसका जेल में अच्छा बिहेवियर है, वो सब देख के अगर हो रहा है तो उसको मे भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वो जो कन्विक्ट है उसकी पॉलिटिकली वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच करता है और उसको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करना चाहती है, वो पावर में है, उस वजह से उसको नहीं रिलीज़ किया जाना चाहिए। तो ये सब क्रिटिसिज्म है, आपके क्या क्रिटिसिज्म है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इकोनॉमी की सीरीज़ को देखना ना भूलें, वो हम आपको लगातार आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।